बिल्कुल सोचा, कुछ नहीं आता था, बिल्कुल ब्लैंक था इंग्लिश में तो। बिल्कुल ब्लैंक, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। तो इसलिए आपको कई सालों का समय लगा। पहले 2-3 साल तो इंग्लिश समझ ही नहीं आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में कि क्या चल रहा लेकिन है। जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, बच्चा और रेलवे की तरफ मुड़ जाता है कि चलो वहाँ इंग्लिश नहीं है तो वहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए? की थी सर, उसमें भी की थी। एक्चुअली मैंने पहले प्रिपरेशन ही स्टार्ट की थी 17 में, बट थोड़ा फैमिली की तरफ से प्रेशर था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी थोड़ी सी, तो इस चक्कर में मुझे प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी बीच में, क्योंकि द थिंग इज सरकारी नौकरी में थोड़ा टाइम लगता है। इट्स नॉट कि अभी आपने स्टार्ट किया और हाल की हाल आपको जॉब मिल जानी है, क्योंकि आपको एक टाइम लग जाता है जज करने के लिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन चाहिए, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो वो टाइम ना होने की वजह से मैं शिफ्ट कर गया था प्राइवेट की तरफ। आफ्टर दैट जब वहाँ पर जॉब किया, समझ आया, काफ़ी टाइम बाद वर्क किया, तो वो चीज़ लगी कि नहीं यार, यहाँ पर इतना नहीं कर सकते जितना मैं एफर्ट यहाँ डाल रहा हूँ। अगर इतना एफर्ट मैं पढ़ाई में डाल दूंगा तो कहीं बेहतर पोजीशन पर मैं पहुँच जाऊँगा। वंदे मातरम, जय हिंद। और सीएचएसएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की इस इंटरव्यू की श्रृंखला में दो सफल कैंडिडेट्स आप लोगों के साथ हैं। हमारे साथ है मनोज और हमारे साथ है हरिओम। दोनों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जहां पढ़ाई में बीच में 5 साल का गैप लिया, 18 के बाद प्राइवेट जॉब पे गए और 23 में इन्हें होश आया कि सरकारी नौकरी ही फाइनल जीवन का सपना होना चाहिए। और ये वो भाई हैं जो 18 से 25 तक, अभी 25 चल रहा है, 7 साल इन्होंने लगातार तैयारियां की, लगातार फेल्योर्स होते गए, लेकिन हार नहीं मानी और फाइनली सीएचएसएल में इनका सिलेक्शन हो गया। तो दोनों से आप लोगों की हम चर्चा कराएंगे। ज़्यादा समय हम आप लोगों का लेंगे नहीं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आप लोगों के बीच से ही निकल कर आए हैं, जिनके ऊपर कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। ये आप लोगों के बीच से ऐसा नहीं कि कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े हैं, सामान्य नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं। जहाँ आप लोग पढ़ते हैं आप लोगों के बीच से हैं। ये इटावा के रहने वाले हैं और ये रहने वाले हैं हापुड़ से। तो जो गांव देहात का बच्चा मेहनत करके सामने आता है ना, तो हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि उन बच्चों ने अपनी काबिलियत को पहचाना और फाइनली जो रास्ता उन्होंने तय किया था अब वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई हरिओम, आपका स्वागत है। मनोज, तुम्हारा स्वागत है। तो हरिओम, ये बताओ कि कहाँ से बेसिक शिक्षा कहाँ आपने की, 10वीं 12वीं? मैंने 10th क्लास कंप्लीट किया अपने जिला से ही, इटावा आपका डिस्ट्रिक्ट से ही। सेंट बीएन स्कूल है हमारा, वहाँ से, और वहीं से मैंने अपना 12th भी कंप्लीट किया है। क्या था 12th में आपके पास? पीसीएम। और क्या मार्क्स रहे थे 12th में? 12th में मेरा था 85%। 85%। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने पीसीएम से ही बीएससी किया है। बीएससी आपने कर लिया। तो मैथ्स था उसमें उस समय? उसमें भी मैथ्स था। तो जब मैथ्स तुम्हारे पास था और मतलब साइंस तुम्हारे पास थी, तो फिर तुमने प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों गए? एक्चुअली मैंने पहले प्रिपरेशन ही स्टार्ट की थी 17 में, बट थोड़ा फैमिली की तरफ से प्रेशर था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी थोड़ी सी, तो इस चक्कर में मुझे प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी बीच में, क्योंकि द थिंग इज सरकारी नौकरी में थोड़ा टाइम लगता है। इट्स नॉट कि अभी आपने स्टार्ट किया और हाल की हाल आपको जॉब मिल जानी है, क्योंकि आपको एक टाइम लग जाता है जज करने के लिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन चाहिए, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो वो टाइम ना होने की वजह से मैं शिफ्ट कर गया था प्राइवेट की तरफ। आफ्टर दैट जब वहाँ पर जॉब किया, समझ आया, काफ़ी टाइम बाद वर्क किया, तो वो चीज़ लगी कि नहीं यार, यहाँ पर इतना नहीं कर सकते जितना मैं एफर्ट यहाँ डाल रहा हूँ। अगर इतना एफर्ट मैं पढ़ाई में डाल दूंगा तो कहीं बेहतर पोजीशन पर मैं पहुंच जाऊंगा। चलो, जब जागो तभी सवेरा, और जब इन्हें ध्यान आया तो वो सही निर्णय रहा इनके जीवन का। अब लगता है कि सही डिसीजन था वो? बिल्कुल लगता है कि सही है, जो किया है वो अच्छा ही है, और अभी जो डिसाइड किया दैट इज ऑल्सो वे बेटर। चलते हैं मनोज के पास। मनोज भाई, ये बताओ बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई है? सर मैंने 10th और 12th दोनों अपने गांव से ही किया है। वो मतलब जो 10th था वो गांव में ही स्कूल था, और सरकारी स्कूल जो था, सरकारी स्कूल, ठीक है। और जो 12th था वो दूसरे गांव में स्कूल था, मतलब वहां से 12th किया था। वहां से आपने 12th किया। क्या लिया था 12th में, सब्जेक्ट क्या थे? पीसीएम थी सर। पीसीएम थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में रहा, हिंदी मीडियम के आप छात्र रहे जी। तो इंग्लिश में समस्या आई कभी? बहुत, अभी तैयारी करते समय बहुत समस्या आई? बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ा? बिल्कुल सोचा, कुछ नहीं आता था, बिल्कुल ब्लैंक था इंग्लिश में तो। बिल्कुल ब्लैंक, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी। तो इसलिए आपको कई सालों का समय लगा। पहले 2-3 साल तो इंग्लिश समझ ही नहीं आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में कि क्या चल रहा है। लेकिन जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, बच्चा और रेलवे की तरफ मुड़ जाता है कि चलो वहाँ इंग्लिश नहीं है तो वहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए? की थी सर, उसमें भी की थी। अच्छा। उसमें भी एनटीपीसी का दिया था, जो 2019 की वैकेंसी थी, और वो लॉकडाउन के बाद में वो पेपर हुआ था, तो उसमें प्रीलिम्स हो गया था, उसमें मेंस नहीं हुआ था उसमें, जिसमें मेंस नहीं हो पाया, सीबीटी 2 में रह गए।
तो इतनी हार लगातार होती रही, मतलब कितने एग्जाम दिए होंगे आपने? सर कुल मिलाकर 10-12 एग्जाम तो दे लिए होंगे मैंने। 10-12 एग्जाम में सफलता नहीं मिली, नहीं तो मोटिवेशन कैसे बरकरार रहा? सर मोटिवेशन क्या, बस सबसे बड़ा था कि फैमिली सपोर्ट था। इस वजह से ही कभी हार मानने का मन नहीं करा कि जो फैमिली सपोर्ट करी कि यानी इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। कई बार मन करा भी कि नहीं हो रहा है छोड़ दूं, फिर ये था कि घर वालों ने कहा कि एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। इस चक्कर में सर 6-7 साल कब निकल के पता ही नहीं चला। चलो अच्छा ये बताओ भाई, अरे नोट्स बनाए आपने? हाँ जी, नोट्स मैंने बनाए, प्रॉपर बनाए हैं, और उसी की वजह से आई थिंक मेरे को रिवीजन में बहुत हेल्प हुई है। रिवीजन किया? हाँ जी। तो रिवीजन मतलब लास्ट मोमेंट पे किया या कुछ रह गया तभी किया, या बीच बीच में करते रहे रिवीजन? मैं कंटिन्यूअसली रिवाइज करता रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म करता गया वैसे वैसे रिवाइज करते गया। मिसलेनियस क्वेश्चंस को मैंने काफी। रीजनिंग के कैसे बनाए नोट्स? जैसे रीजनिंग के जैसे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी चैप्टर के, उन कॉन्सेप्ट्स को बाकायदा लिखा हुआ है विद 1 और 2 एग्जांपल्स जो मतलब लगते हैं कि थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं क्वेश्चंस, उनको साथ में लिखते हुए इस तरीके से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया। तो प्रॉपर सारे ही बनाए या जैसे रीजनिंग में कुछ चैप्टर में जरूरत होती है केवल उनके बनाए? नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही बनाए, बिकॉज द थिंग अबाउट द रीजनिंग वाज कि मैंने कभी पढ़ी थी नहीं, और मैं फर्स्ट गो में सोच रहा था कि मैं फर्स्ट गो में पूरा प्रिपेयर कर लूं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप दोबारा अगर कोई चीज छूट जाती है, आपको लगता है कि नहीं इसके नोट्स बना लेने चाहिए थे, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप वापस से जाकर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करोगे। सो दैट इज वाई मैंने ये चीज सोची कि मैं प्रिपेयर करूंगा, एक बार में ही पूरा तैयार करते हुए जाऊंगा। तो होंगे वो नोट्स आपके पास? हाँ जी, ठीक है। और तुम बताओ भाई, नोट्स बनाए नहीं बनाए मनोज? सर नोट्स सारे सब्जेक्ट के बनाए थे। कितनी बार, एक बार बनाए या 6-7 साल में 2-3 बार बन गए वे? जैसे मैथ्स के तो 2 बार बनाए थे और बाकी सब्जेक्ट के सिर्फ एक ही बार बनाए थे। एक ही बार बनाया आपने? तो मतलब नोट्स से बाद में कहीं हेल्प मिली आपको, महसूस हुआ? सर मैं अभी भी नोट से पढ़ता हूँ। अच्छा, नोट से पढ़ते हो? अभी भी नोट्स पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बाकी मॉक टेस्ट लगाता हूँ। तो ऐसा है क्या बार बार बैच लेने की जरूरत पड़ती है, या एक बार आपने नोट्स बना लिए और फिर उसी नोट से आपका रिवीजन हो गया? जैसे मैंने पिछले कई साल से ना कोई बैच नहीं लिया। वो जो पुराना था वो नोट्स था, उसी को करता हूँ, मॉक लगाता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस ये है कि अगर यूट्यूब पे क्लासेस हैं या करियर विल की हैं या किसी और की भी हैं तो मैं क्लासेस प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन बैच फिर नहीं लिया कभी भी। बस गगन सर का लिया था लॉकडाउन के टाइम पे और गोपाल सर का लिया था, बाकी और कोई बैच नहीं लिया। तो फिर आपको प्रैक्टिस से ही वो कवर अप हो गया? हाँ, क्योंकि मैंने नोट्स प्रॉपर बना लिए थे, मतलब ये सोचा था कि हाँ इसके बाद तो मैं बैच लूंगा ही नहीं। सही बात है भाई, एक बार तैयारी करो। मैं तो बार बार बोलता हूँ, एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य भी होता है कि भाई हम आपको जो कंटेंट दे वो ऐसा दें कि दोबारा आपको जरूरत महसूस ना पड़े, उसी से आप कवर हो जाए। एसएससी सिलेबस के पैटर्न में बदलाव करती है तो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ भाई, आपको लाइब्रेरी जाके पर्सनली पढ़ना वो ठीक लगा या घर पे तैयारी की? मैं एक्चुअली में सर लाइब्रेरी गया नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पर उस जगह मेरे एरिया में पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज कोई है नहीं, और जो भी हैं वो इतना मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। तो घर पे आपने तैयारी की? तो सबका देखो अलग कॉन्सेप्ट होता है। इन्होंने लाइब्रेरी से किया, इन्होंने लाइब्रेरी से नहीं किया। तो आप अपनी जरूरत को पहचानो। जरूरी नहीं कि लाइब्रेरी जाके आप पढ़े, घर में अगर माहौल मिल सकता है तो घर में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। घर में माहौल बन जाता था? हाँ जी, बिल्कुल पूरा माहौल बन जाता था। मैंने अपना एक कमरा सेपरेट किया हुआ था, उसमें किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं होता था जब तक मैं क्लासेस ले रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। उस बीच में मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में कौन आता है कौन जाता है मुझे कोई भी खबर नहीं रहती थी। मैं बस अपना पढ़ाई पे ध्यान देता था। That's it। तो सोशली कट ऑफ कितने रहे आप? मतलब बिल्कुल सोशली कट ऑफ है यार दोस्तों के साथ, या वो रहा कंटिन्यू, उसके साथ भी आप तैयारी कर पाए? कट ऑफ सर मेरा ऐसा रहा है कि लाइक जैसे ओकेजन्स होते हैं दिवाली होली, तो मैं अगर कोई आ गया तो मिल लिया 5-10 मिनट के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। किसी का कॉल आ जाता था तो भी लाइक मैं बोल देता था कि भाई मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। तो आप कट ऑफ कह सकते हैं कि अराउंड 90%। तो रिश्तेदारों ने कहा नहीं भाई ये लड़का कहाँ गायब है तुम्हारा? रिश्तेदार पूछते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा बोल देते हैं तैयारी कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो अब उनको लगा रिश्तेदारों की भैया फल मिल गया बच्चे को। मैंने बिल्कुल। और मम्मी पापा को भी ये चीज लगी कि हाँ जितना सपोर्ट किया, जितना हमने लोगों की बातें सुनी या जो भी किया, अब वो चीज बिल्कुल आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। वो इस चीज के लिए काफी खुश है। अच्छा, वो उस चीज के लिए खुश है। चलो, तो आप देखिए कि संघर्ष लगेगा शुरू में, 1 साल लगेगा आपको, 1.5 साल लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आप पहुंच जाओगे कि वो जितनी शिकायतें हैं ना दोस्तों की, रिश्तेदारों की, वो सब दूर हो जाती हैं आपके एक सिलेक्शन से। और वो एक सिलेक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो पूरे गांव के लिए, आपके पूरे समाज के लिए वो एक मोटिवेशन बनता है और आपसे सीखते हैं बच्चे। अब आप जब ये सिलेक्टेड हो गए तो अब आपके पास बच्चे आएंगे, अब आपके पास कोई 12th पास आउट आएगा, कोई ग्रेजुएट आएगा, आपसे पूछेगा कि कैसे तैयारी की है। तो ये एक आदर्श बन जाते हैं आप लोग उनके लिए। तो इसलिए भाई मेहनत करते रहिए। चलो भाई, आप बताइए
जैसे आपने तो 7-8 साल का समय इसमें लगाया, तो वो जो 7-8 साल का समय होता है ना, उस समय में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। कभी जीवन में लगा कि यार तैयारी छोड़ दे, अब बस की नहीं है, अब हो ही नहीं रहा, 4था साल भी हो गया, 5वां साल हो गया, अब नहीं करना चाहिए? तो मैंने बताया ना, मैं कई बार लगा मुझे अगर मैं छोड़ दूं, मतलब 2-3 बार हो गए तो लगा कि अब ये छोड़ देना चाहिए। फिर जब यही देखा कि अगर छोड़ दूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या, अगर कुछ दिखा नहीं तो फिर इसी में आना पड़ा। अगर होता कि अगर मैं कुछ कर लूं और कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर लूं, नहीं तो ये लगा कि कई साल बीत गए तो खुद मतलब ये पाया कि मैं उस लायक को बचा ही नहीं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकूं। तो फिर लगा कि नहीं, यही करना पड़ेगा। तो फिर इसी में मैंने जब इतना टाइम दिया है तो हो सकता है शायद 1-2 साल में और हो जाए। तो मैं जब अगर यहाँ तक आ गई, अब मैंने यहाँ छोड़ दिया और बाद में अफसोस हुआ कि शायद 1-2 साल और कर लेता तो शायद हो जाता। मैं कि इस चीज़ को बाद में अफसोस करने से बढ़िया कि 1-2 साल और इन्वेस्ट कर दूँ। तो सब मैंने 1-2 साल और जी जान लगा कर करा और फिर आज हो गया। चलो, तो ये भी कहते हैं हिम्मत का हिमायती राम होता है। जो हिम्मत करेगा ना, तो आपकी हिमायत लेने की, आपकी मदद करने के लिए भगवान खुद आ जाते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत बार लगेगा जीवन में कि सारे रास्ते बंद हो गए यार, बार बार आप फेल्योर होते जाएंगे, लेकिन यह है कि उन जो फेल्योर के पीछे एक दरवाजा होगा सफलता का, वो आपका इंतजार जरूर कर रहा होगा। ईमानदारी से, सच्ची लगन से आप प्रयास करते हैं ना, तो भगवान किसी की मेहनत नहीं रखते, वो मेहनत जरूर सामने जो है वो लेकर आते हैं। तो यहाँ हरिओम भाई बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में अब तुम्हें क्या लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कैसा था अगर प्राइवेट सेक्टर से आप करते तो? प्राइवेट सेक्टर मेरे ख्याल से सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ नहीं आना चाहते या जिनको खासा गवर्नमेंट जॉब से लगाव नहीं है, या पर्टिकुलरली जिसके लिए मैं बोलूंगा कि जो इतनी लंबी प्रिपरेशन या इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहते हैं और उनको चाहिए कि बस मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। स्पेशली जो आपके टेक्निकल कोर्सेज या पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर है। बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है जिन लोगों ने, या जिनकी इच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, और जो प्रोग्रेस होती है बेसिकली ऐसे लोगों के लिए वो काफ़ी स्लो हो जाती है और वो उस प्रोग्रेस को नहीं टॉलरेट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिफोर दैट नथिंग गोइंग टू हैपन, उससे पहले कुछ नहीं होना। अच्छा, ये बताओ, हमारे लेक्चर तुम लाइव देखते थे, रिकॉर्डेड देखते थे? मैंने सर आपका लेक्चर देखा है और YouTube पर देखा है बेसिकली, मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट। तो आप उसको डबल स्पीड से देखते थे, कैसे देखते थे? जब जैसे रिक्वायर्ड होता था, जैसे कोई आपका टॉपिक आया कि जिसमें पर्टिकुलरली काफी मेरे को ध्यान से समझने की जरूरत है तो मैं नॉर्मल भी कर लेता था, और कोई चीज ऐसी है कि जो मैं जल्दी ग्रैस्प कर लूंगा तो मैं उसको 2x पे भी देख लेता था, डबल पे भी हो जाता था। तो मतलब लाइव कोचिंग बेस्ट है आज के लिए? आई थिंक कि अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है किसी चीज की तो लाइव ना देख करके आई थिंक यू शुड गो फॉर रिकॉर्डेड जा सकते हैं। जी, उससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। नहीं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कौन सा बेहतर है? ऑनलाइन वे बेटर, आपका बहुत टाइम बचता है, कम्यूट का टाइम बचता है, और आप अपने घर के एनवायरनमेंट में रह के, घर के पास लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट में रह के तैयारी कर सकते हैं, और घर से आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। कई लोगों को होता है ना कि होम सिकनेस भी फील होने लगती है आफ्टर सम टाइम, और उसकी वजह से भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इनको तैयारी करने का फिर मन नहीं करता। वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मोस्ट ऑफ सस्ते हैं कोर्स। हाँ जी, काफी ज्यादा सस्ता है, तो उस नाते आई थिंक ऑनलाइन इज द बेस्ट। कितना इन्वेस्ट किया होगा टोटल आपने सिलेक्शन जो कोचिंग वगैरह पे? अगर कोचिंग पर्टिकुलरली सिर्फ कोचिंग की बात करूं, आई डोंट थिंक कि मोर देन 3000 में आपको एक रिजल्ट मिल गया। हाँ जी। हाँ भाई मनोज, आप लोगों ने कितने बैच लिए होंगे और मतलब कितना पैसा लगा? 2-4-5 हजार में आपको रिजल्ट मिल गया उस चीज का? हाँ, मतलब 3-4 हजार रुपए के बैच वो पड़े थे। तो ये देखो भाई, कोई मतलब ऐसा नहीं है, और 3-4 हजार आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो अफोर्ड ना। अगर स्मार्टफोन है तो इतने पैसे भी आप अफोर्ड कर सकते हो, कहीं से अरेंज भी कर सकते हो, किसी से मांगोगे ना, वो भी मना नहीं करता उस चीज के लिए, वो जरूर आपकी हेल्प कर देता है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो बैच आप अफोर्ड कीजिए, बैच अफोर्ड करके मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि किसी से उधार नहीं मांगना। आपको सारी उम्र आप उधार दे सकते हैं, उधार लेने की नौबत नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी सैलरी है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि जितना जिंदगी में गुजारा करने लायक है वो बड़े आराम से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस आपको सारे मिल जाते हैं, आपने मिल जाएंगे, वाइफ के मिल जाएंगे, बच्चों के मिल जाएंगे, माता पिता का जो डिपेंडेंसी कार्ड है उसके तहत उनका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो भाई बेस्ट टू बेस्ट जॉब है, और जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए, क्योंकि आप में से बहुत कुछ ऐसे होंगे जो हरिओम की तरह होंगे, उनको लगता होगा कि भाई हम भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर लेंगे, लेकिन जब आप जागेंगे तब बहुत लेट हो चुके होंगे, और आपके पास ना समय होगी ना उम्र होगा, सिर्फ तजुर्बा होगा प्राइवेट में, और वो भी आपको परेशान ही करता रहेगा किसी न किसी मोड़ पे।
तो ये कि शांति की नौकरी अगर चाहते हैं तो गवर्नमेंट से बेस्ट कुछ नहीं है। आप लोग सभी बहुत सही समय पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसीज ठीक ठाक रहने वाली हैं। कुछ एक समय ये बनी रहेंगी, 2-4-5 साल आप आने वाला युग जो है वो आप लोगों का है। उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें इंसानों का काम करेंगी, एआई एक्टिव होगा और एआई जो जॉब्स वहां कम होती जाएंगी, उसका असर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपके लिए बेस्ट समय है, तैयारी करते रहिए। ये जो छात्र हैं जो आते हैं, हम इनका दिल से आभार करते हैं कि ये अपने टीचर से मिलने आए, इतनी दूर से, इटावा से आए, हापुड़ से आए और यहाँ पर सामने बैठे। और ये सामने बैठने के लिए भी एक जो है, मैं कहता हूं कि एक हिम्मत चाहिए कि दिल की बात, एक सच्ची बात हम आप लोगों के सामने ये रख रहे हैं। यहाँ कोई बनावटी बातें नहीं हो रही, बनावटी तो नहीं कर रहे ना भाई? नहीं सर, बिल्कुल भी जो होता है ना, जो किया है वो सिलेक्शन वाली बातें हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना, हम तो बच्चों को बोलते हैं कि भाई वही बोलो जो आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनसे हो सकता है आप में से भी किसी कैंडिडेट का हो वो भला हो जाए। मनोज भाई, कुछ आखिरी में कहना चाहोगे बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा, बस जो भी करें पूरी ईमानदारी से करें और एक बार सोचें कि भाई ये आखिरी बार है, यही करना है। और अगर सोच लिया है कि करना है तो बस करना है, चाहे उसमें कितने भी बार फेलियर हो जाओ। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत लंबे समय तक अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है कि कुछ और इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, जब तक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जब तक अवसर का लाभ उठाइए, तब तक करिए। क्योंकि बाद में सिर्फ अफसोस होगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद में अगर टाइम निकल जाएगा एक बार, तो इससे बढ़िया है कि एक बार कोशिश कर ली जाए और पूरी मेहनत से कर ली जाए। और मैं से यही कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेरे जितना टाइम लगे। तो मैं चाहूँगा कि 1-2-3 साल में ही सब अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कर लें ठीक से। ये ना सोचें कि चलो इस बार नहीं, मैं अगली बार कर लूंगा, अगली बार नहीं। ये सोचें कि बस हाँ, नहीं मुझे इसी बार करना है, सिलेक्शन इसी बार लेना है। अगर सोचेंगे कि इसी बार लेना है तो शायद इस बार नहीं तो अगली बार तो हो ही जाएगा। बताओ भैया, क्या कहोगे लास्ट में बच्चों को? मैं बस सर एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करने के लिए उतर रहे हैं इस फील्ड में, तो एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि आपसे कई ज़्यादा मेहनत करने वाले, कई गुना मेहनत करने वाले और कई टाइम से मेहनत करने वाले, काफ़ी टाइम से मेहनत करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एस्पायर कर रहे हैं रैंक्स के लिए। सो इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम, यू हैव टू पुट 100% ऑफ योरसेल्फ। अगर आप 99 भी सोच के चल रहे हैं तो आप एक बार दोबारा विचार कर लीजिए, क्योंकि आप अपने सिलेक्शन को अपने हाथों से ही रोक रहे हैं और कोई नहीं रोकेगा। एंड द सेकंड थिंग इज, डोंट गो फॉर एनी एडवाइस और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द एडवाइस ऑफ योर टीचर्स। आप सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस फॉलो कीजिए, उसके अलावा आप कुछ मत सुनिए। एंड आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आप यहाँ बैठे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो अगला सीजीएल का इंटरव्यू कब समझू मैं तुम्हारा? जितना जल्दी हो सके। आई होप कि इस बार हो जाता है, एंड इफ नॉट देन सेम ईयर। ठीक है, तो आगे भी भाई तैयारी कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और जैसे हम ये इंटरव्यू लाइव करेंगे तो 1 साल बाद मैं उम्मीद करूंगा कि इंटरव्यू जल्द ही जल्द आ जाए, इसी वैकेंसी में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट बार में देखते हैं कि जरूर ये अच्छे रैंक के साथ आएंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्ती से देखते रहिए, काम की चीजें देखिए, फालतू की रील्स में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। हो सकता है कि कोई एक लाइन जो इन भाइयों ने बोली हो वो आपका जीवन बदलने के लिए काफी हो। जय हिंद, जय भारत।